नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल पढ़ाई पाठशाला में। दोस्तों, जैसा कि हम सबको पता है कि लगभग 15 दिन बच गए हैं हमें बिहार शिक्षक भर्ती की परीक्षा को देने के लिए। बिहार शिक्षक भर्ती की परीक्षा को ध्यान में रखते हुए जो साथी टीजीटी और पीजीटी की तैयारी कर रहे हैं और हिंदी विषय से तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए मैं एक प्रैक्टिस सेट लेकर प्रतिदिन आने की कोशिश करूंगा। यह प्रैक्टिस सेट आपके लिए आपकी पढ़ाई के लिए एक जीवनी सिद्ध होने वाली है। साथियों, जैसा कि हम सबको पता है कि टीजीटी और पीजीटी हिंदी के लिए जो साहित्य के प्रश्न रहेंगे वह लगभग 80 प्रश्न रहेंगे। 80 प्रश्न केवल साहित्य से ही नहीं बल्कि हिंदी व्याकरण के भी रहेंगे। तो हम साहित्य और हिंदी व्याकरण दोनों के प्रश्न लेकर उन पे चर्चा करेंगे और लगभग 80 प्रश्न पर हम चर्चा करेंगे। यह केवल 80 प्रश्न ही नहीं बल्कि मैं यह कोशिश करूंगा कि इन बचे हुए दिनों में 80 प्रश्न की सहायता से लगभग 250 से 300 प्रश्न पर बातचीत करूं तथा जिन कवि या रचनाकार या रचना के बारे में प्रश्न है उनके विषय में एक विस्तृत रूप से मैं वर्णन करूं। तो आइए शुरू करते हैं आज का यह पहला प्रैक्टिस सेट। इसमें जो पहला क्वेश्चन है साथियों कि बांधो न नाव इस ठाव के लेखक हैं। देखिए, इसके विकल्प है उपेंद्र नाथ अश्क, निराला, जयशंकर प्रसाद, मुक्तिबोध। तो साथियों, बांधो न नाव इस ठाव के लेखक निराला हैं। निराला छायावादी कवि हैं और छायावाद का जो समय है वह 1918 से 1936 तक का रहा है। साथियों, हम केवल प्रश्न पे बात नहीं करेंगे बल्कि उनके जो प्रश्न में लेखक हैं, जो रचनाएं हैं, उनके बारे में भी हम थोड़ा बहुत बात करेंगे। तो छायावादी जो कवि थे वह कौन कौन से हैं? एक तो जयशंकर प्रसाद, दूसरा निराला, तीसरा सुमित्रानंदन पंत और चौथा महादेवी वर्मा थी। ये 4 कवि छायावाद के स्तंभ माने जाते हैं। और जो निराला हैं, इनका जो जन्म है, इनका जन्म 1899 में हुआ और इनकी मृत्यु 1961 में हुई। साथियों, निराला की जो अन्य रचनाएं हैं वह कौन कौन सी हैं, इसके बारे में भी हम देखेंगे थोड़ा बहुत। जो निराला की अन्य रचना है वह है अनामिका, दूसरा परिमल, तीसरा गीतिका, तुलसीदास, कुकुरमुत्ता, अड़िमा, बेला, नए पत्ते, फिर अर्चना, आराधना, गीत गुंज, सांध्य काकली। इस तरीके से इनकी जो रचनाएं हैं ये हैं। निराला की जो एक प्रश्न आता है कि निराला की पहली कविता कौन सी है, निराला ने अपनी पहली कविता किसको मानी है? तो एक रचना है जूही की कली। जूही की कली जो निराला की रचना है, तो जूही की कली को निराला ने अपनी पहली कविता माना है जो 1916 में लिखी गई थी। ठीक है दोस्तों, और निराला को मुक्तक छंद के प्रवर्तक के रूप में भी माना जाता है। इनकी एक कविता है जो लंबी कविता के नाम से जानी जाती है, राम की शक्ति पूजा। ये सब प्रश्न आए हुए प्रश्न है साथियों, और आप जब पेपर देने बैठेंगे टीजीटी पीजीटी हिंदी की तो ये सब प्रश्न आप वहां पर पाएंगे। तो साथियों, एक अपने साथ कॉपी भी रखे, कलम भी रखे, और जो चीजें महत्वपूर्ण है मैं बस उसी पर चर्चा करूंगा, उसे आप नोट डाउन करते रहें। तो राम की शक्ति पूजा निराला की एक लंबी कविता है। यह बांग्ला कृतवास रामायण से लिया गया है, कृतवास रामायण। और
कृतवास रामायण से राम की शक्ति पूजा ली गई है। चलिए, जयशंकर प्रसाद की एक रचना है कामायनी। कामायनी के में पूछ देता है कि कामायनी जो रचना है उसमें कितने सर्ग हैं, तो 15 सर्ग होते हैं। हम आगे बात करेंगे कि कौन कौन से सर्ग हैं, क्या क्या हैं, इसके विषय में हम आगे बात करेंगे साथियों। अब चलते हैं हम अगले प्रश्न पे। जो अगला प्रश्न है कि सुजान चरित्र के रचयिता हैं घनानंद, बोधा, मतिराम, सूदन। तो इसका सही उत्तर जो है वो है सूदन। सुजान चरित्र के जो रचनाकार है वो है सूदन। सूदन एक रीतिकालीन कवि हैं और बहुत महत्वपूर्ण कवि हैं। जो सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न जहां से आते हैं, जो सबसे अधिक प्रश्न आते हैं, वह आते हैं आपके आधुनिक काल से और फिर भक्ति काल से। तो इनको तो बहुत ठीक से पढ़ के जाना है। फिर आदिकाल और फिर आपको रीतिकाल को थोड़ा बहुत रिवीजन करके तो जरूर जाए। अगला जो प्रश्न है, पंचवटी प्रसंग काव्य के रचयिता हैं ए मैथिली शरण गुप्त, बी निराला, सी जयशंकर प्रसाद, डी केशवदास। तो इसका सही उत्तर जो है वह है, सही उत्तर है इसका निराला। पंचवटी प्रसंग काव्य के रचयिता सूर्यकांत त्रिपाठी निराला है। यह भी पूछ देता है कि निराला का पूरा नाम क्या है, तो सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। ठीक है साथियों, अब जयशंकर प्रसाद इसमें दे रखा है, तो इनके एक रचना है कामायनी। इसमें 15 सर्ग हैं। 15 सर्ग कौन कौन से हैं इसके बारे में जरूर 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 प्रश्न पूछे जाएंगे, तो इसीलिए आप कहीं नोट कर ले या तैयार कर ले। पहला है चिंता, दूसरा आशा, तीसरा श्रद्धा, चौथा काम, वासना, अगला लज्जा, फिर अगला कर्म, फिर अगला ईर्ष्या, फिर ईड़ा, स्वप्न, संघर्ष, निर्वेद, दर्शन, रहस्य और आनंद। तो साथियों इसको याद करना है कि 3-3 का पेड़ बना, चिंता, आशा, श्रद्धा, काम, वासना, लज्जा, कर्म, ईर्ष्या, ईड़ा, स्वप्न, संघर्ष, निर्वेद, दर्शन, संघर्ष, आनंद। आनंद अंत में है, इसीलिए ये याद रखना है कि चिंता से शुरू होती है और लास्ट में, चिंता तो सबको होती है, तो चिंता से शुरू होना है और आनंद की प्राप्ति करना है। पढ़ाई के बारे में चिंता करनी है और जब नौकरी लग जाएगी तो आनंद ही आनंद है। इस चीज ऐसे आप ट्रिक के साथ एक याद कर सकते हैं दोस्तों। आइए अब अगले क्वेश्चन पे हम चलें। तो अगला प्रश्न है कि श्रीलाल शुक्ल के उपन्यास राग दरबारी का रंगनाथ की वापसी शीर्षक से नाट्यांतर किसने किया है? तो इसका सही उत्तर है गिरीश रस्तोगी। अब हम गिरीश रस्तोगी इसके सही उत्तर है। राग दरबारी जो है, राग दरबारी श्रीलाल शुक्ल की रचना है। ये सीधे सीधे फैक्ट में प्रश्न पूछते हैं कि राग दरबारी किसकी रचना है, तो श्रीलाल शुक्ल की। राग दरबारी कब प्रकाशित हुई थी, तो 1968 में राग दरबारी प्रकाशित हुई। उसके बाद हम बात करें कि श्रीलाल शुक्ल की अन्य रचनाएं कौन सी हैं, तो है सूनी घाटी का सूरज, सूनी घाटी का सूरज। अगला है अंगद के पांव, अंगद के पांव, सीमाएं टूटती हैं, सीमाएं टूटती हैं, और विश्रामपुर का संत, विश्रामपुर का संत। तो इस तरीके से ही पढ़ना है हमें कि एक प्रश्न से हम कई सारे प्रश्न बना लें। ठीक है, अब हम आगे चलते हैं अगले प्रश्न पे कि 5वां प्रश्न है कि रहस्य पुरुष का बिंब मुक्तिबोध की किस कविता से नहीं है? तो इसके विकल्प है मेरे सहचर मित्र, अंधेरे में, इस चौड़े ऊंचे टीले पर मुझे पुकारती है। तो रहस्य पुरुष का बिंब मुक्तिबोध की किस कविता में से नहीं है? तो 5वें का उत्तर जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा अंधेरे में। साथियों अंधेरे में के बारे में थोड़ी बहुत हम जानकारी ले ले तो 1964 में अंधेरे में की रचना की गई थी। यह एक लंबी कविता है तथा
अब एक प्रश्न आता है कि जो अंधेरे में है वह किस पत्रिका में प्रकाशित हुई थी? तो यह है कल्पना पत्रिका। कल्पना पत्रिका में अंधेरे में का प्रकाशन 1964 में हुआ था। इनकी एक और रचना है चांद का किसकी, मुक्तिबोध की एक और रचना है कि चांद का मुंह टेढ़ा है। बहुत इंपॉर्टेंट है, हमेशा यह प्रश्न पूछा जाता है टीजीटी और पीजीटी की परीक्षा में कि चांद का मुंह टेढ़ा है किसकी रचना है? तो मुक्तिबोध की। मुक्तिबोध का एक उपन्यास है, कौन सा? एक उपन्यास है विपात्र। विपात्र बहुत इंपॉर्टेंट है। तथा एक कहानी संग्रह है। मैं केवल जो महत्वपूर्ण प्रश्न टीजीटी और पीजीटी की परीक्षा में पूछे जा रहे हैं बस उन्हीं पर बात करूंगा साथियों। और विश्वास मानिए, अगर आप ये 15 दिन मेरे इस वीडियो को गंभीरता से देख लिए और इस 80 प्रश्न के बदले में आपको 500 प्रश्नों के उत्तर देने वाला हूं, तो विश्वास मानिए जब आप परीक्षा कक्ष में बैठेंगे और ये नोट्स बनाए रहेंगे तो इसमें से 80 में से लगभग 65 प्रश्न आपके मिल ही जाएंगे। तो एक मुक्तिबोध का कहानी संग्रह है, वह है काठ का सपना, जो बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत बार पूछा गया है, तो इसीलिए हम इसको भी देखते चले। अगला जो प्रश्न है प्रिय साथियों कि बाजे पाइलिया के घुंघरू के लेखक हैं। बाजे पाइलिया, इसके विकल्प है कन्हैया लाल मिश्र प्रभाकर, दूसरा कन्हैया लाल ओझा, तीसरा कन्हैया लाल मणि लाल मुंशी और चौथा सोहन लाल द्विवेदी। तो बाजे पाइलिया के घुंघरू, इसका सही उत्तर है कन्हैया लाल मिश्र प्रभाकर। साथियों, इनकी जो अन्य रचना, बहुत महत्वपूर्ण लेखक हुए हैं और बहुत अच्छे लेखक हुए हैं। इनकी जो अन्य रचना है दोस्तों वह है जिंदगी मुस्कुराई। जिंदगी मुस्कुराई, एक है जिंदगी लहलहाई, एक है महके आंगन चहके द्वार। साथियों, अगर आपको देखने में दिक्कत हो रही है तो मैं बोल रहा हूं, बता रहा हूं, उसके साथ आप नोट करते जाए। और एक रचना है माटी हो गई सोना। ये सब बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। माटी हो गई सोना किसकी रचना है, किसके लेखक कौन है? तो कन्हैया लाल मिश्र प्रभाकर जी हैं। आइए हम अब अगले प्रश्न पे चलते हैं। सिद्धों की साधना में शून्य का पूरक तत्व है। विकल्प है ब्रज, चित्र, अग्नि, ज्ञान। साथियों, आदिकाल को जब आप पढ़ेंगे तो वो 3 धाराओं को पढ़ेंगे। पहला है सिद्ध, दूसरा नाथ और तीसरा जैन। ठीक है, सिद्ध 84 होते हैं, नाथ 9 होते हैं। पूछ देगा प्रश्न कि कितने सिद्धों की बात की गई है, तो 84 सिद्धों की। कितने नाथों की बात गई है? 9 नाथों की। एक प्रश्न इसमें ये जरूर पूछ देता है कि निम्नलिखित में से कौन नाथ संप्रदाय से जुड़े हुए नहीं हैं? तो आपको ये 9 नाथ के नाम याद करने पड़ेंगे। ठीक है, 9 नाथ के नाम अब हम कैसे याद करेंगे, इसके लिए मैं एक छोटा सा ट्रिक आपको जरूर बताऊंगा। पहले इसका उत्तर देखें कि सिद्धों की साधना में शून्य का पूरक तत्व था। तो इसका सही उत्तर जो है वह है ज्ञान। सिद्धों की साधना में शून्य का पूरक तत्व ज्ञान था। ब्रजयान में महासुख की वह दशा बतलाई गई है जिसमें साधक शून्य में एक प्रकार विलीन हो जाता है, जिस प्रकार नमक पानी में। तो इसका सही उत्तर है ज्ञान। अब हम बात करते हैं कि जो 9 नाथ हैं उसको हम कैसे याद करें। तो एक फॉर्मूला है दोस्तों, मैं आपको बता रहा हूं, ट्रिक बता रहा हूं, उसको कहीं आप नोट कर लें। ट्रिक है गोभी नाच सहज जल में। गोभी नाच सहज जल में। साथियों, ये आसानी से याद हो जाएगा। 3 बार इसको पढ़ेंगे, गोभी नाच सहज जल में, गोभी नाच सहज जल में, तो ये याद हो जाएगा। गो से गोरखनाथ, भी से भीमनाथ, न से नागार्जुन, फिर च से चरपटनाथ, स से सत्यनाथ, ह से हरिश्चंद्र, ज से जड़ भरत, फिर जल से जालंधर या जलंधरनाथ, म से मल्यार्जुन।
इस तरीके से ये 9 नाथ हो गए और आसानी से आपको याद हो जाएंगे। आप इसको याद कर लेना। गोभी नाच सहज जल में, परीक्षा में अगर यह प्रश्न आ गया तो सबका गलत होगा, सिर्फ और सिर्फ आपका जो इस वीडियो को देख रहे हैं, जो इस ट्रिक को याद करेंगे उनका सही होगा। ठीक है साथियों, फिर से मैं बता रहा हूं। गो से गोरखनाथ, भी से भीमनाथ, न से नागार्जुन, च से चरपटनाथ, स से सत्यनाथ, ह से हरिश्चंद्रनाथ, फिर ज से जड़भरत, फिर जल से जलंधरनाथ, फिर म से मल्लार्जुन। ठीक है, अब आते हैं अगले प्रश्न पे। प्रिंस ऑफ वेल्स की भारत यात्रा का विस्तृत और ब्यौरेवार वर्णन युवराज की यात्रा शीर्षक से किसने लिखी है? तो इसका जो सही उत्तर है वह है चंडी प्रसाद सिंह। चंडी प्रसाद सिंह ने प्रिंस ऑफ वेल्स की भारत यात्रा का विस्तृत और ब्यौरेवार वर्णन युवराज की यात्रा शीर्षक से लिखा है। इसका शायद प्रकाशन 1897 में हुआ था। ऐसे जो प्रश्न आएंगे दोस्तों, उसका प्रकाशन नहीं पूछेगा, बस इतना याद कर लेना है कि किसने किया था, तो चंडी प्रसाद सिंह ने। आइए हम 9वें प्रश्न पे चलते हैं। गुड्डा कहानी प्रसाद के किस कहानी संग्रह में संकलित है? ठीक है, विकल्प है इंद्रजाल, आकाशद्वीप, प्रतिध्वनि, आंधी। तो जो इसका सही उत्तर है वह है इंद्रजाल। देखिए उसको याद कैसे, गुंडा है, गुंडा कैसे फंसेगा? किसी के जाल में ही फंसेगा। तो ये ऐसे ट्रिक बनाना है दोस्तों, किसी ना किसी चीज से जोड़ के। गुंडा फंस गया जाल में, तो गुंडा कहानी जो है उसके जो कहानी संग्रह है वह है इंद्रजाल। अब प्रश्न यह पूछता है कि जयशंकर प्रसाद की जो प्रथम कहानी है वह कौन सी है? तो एक कहानी है जयशंकर प्रसाद की ग्राम कहानी, लिखा 1911 में। यह जयशंकर प्रसाद की प्रथम कहानी मानी गई है। ठीक है, और यह जो कहानी है वह किस पत्रिका में निकाली गई थी? वह है इंदु पत्रिका। ठीक है, इंदु पत्रिका में निकाली गई थी। अब एक प्रश्न और आता है साथियों कि इनकी कितनी कहानी संग्रह है? तो लगभग इन्होंने 5 कहानी संग्रह अपना लिखा है। कौन कौन सा? छाया 1912 में, फिर प्रतिध्वनि 1926 में, फिर आकाशद्वीप 1928 में, फिर आंधी 1931 में, और लास्ट में इंद्रजाल जिसमें गुंडा कहानी संकलित है। तो इस तरीके से इनके जो कहानी संग्रह है छाया, प्रतिध्वनि, आकाशद्वीप, आंधी, इंद्रजाल। इसका एक नॉर्मल ट्रिक है दोस्तों, छपाई करके। छ से छाया, प से प्रतिध्वनि, और जो ये आ की मात्रा है इससे 2 ओ निकालने हैं हमें, एक आकाशद्वीप और दूसरा आंधी, फिर लास्ट में इंद्रजाल। तो छपाई याद कर लेना आप, ये प्रश्न कभी गलत नहीं होगा। एक क्रम भी दे सकता है कि निम्नलिखित कहानी, दोस्तों फिर से मैं बोल रहा हूं कि आप कॉपी कलम पे नोट करते चले, बहुत इंपॉर्टेंट और फैक्चुअल चीजें मैं बता रहा हूं। तो इसमें जो कहानी संग्रह है 5 कहानी, छाया, प्रतिध्वनि, आकाशद्वीप, आंधी और इंद्रजाल। इसका क्रम भी पूछ देता तो पहले छाया से याद करें, छाया रहती है और लास्ट में जाल फंसाया जाता है, इससे याद कर लें। अगला जो प्रश्न है, समांतर कहानी के पुरस्कर्ता कमलेश्वर का मूल नाम क्या है? जैसे मैंने एक प्रश्न आपको अभी बताया कि निराला का मूल नाम पूछा जा सकता है, उसका नाम सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। ठीक वही प्रश्न यहां आ गया कि कमलेश्वर का मूल नाम क्या है? तो जो समांतर कहानी के पुरस्कर्ता हैं उनका जो मूल नाम है नीरज सक्सेना है। साथियों यह बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि समानांतर कहानी के पुरस्कर्ता कौन है कमलेश्वर। ऐसे ही कुछ एक कहानी और मैं बता रहा हूं कि जैसे कमलेश्वर हो गए समानांतर कहानी के। अगली है नई कहानी के लिखते जाइए, राजेंद्र यादव। अगला मोहन राकेश, ये सब नई कहानी के हैं, मोहन राकेश। प्रश्न कैसे पूछेगा कि निम्नलिखित में से कौन से एक नई कहानी के पुरस्कर्ता नहीं हैं? तो
तीनों विकल्प देगा, एक दे देगा कोई और नीरज सक्सेना। तो इस तरीके से तीनों को याद करना है, राजेंद्र यादव, मोहन राकेश और कमलेश्वर। ठीक है, अगला है अकहानी। अकहानी, अकहानी के पुरस्कर्ता कौन है? तो गंगा प्रसाद विमल अकहानी के पुरस्कर्ता है। अगला है सचेतन, सचेतन है शायद, सचेतन कहानी। सचेतन कहानी के जो पुरस्कर्ता है वह है महीप सिंह। ये नोट करते रहे आप। मैं मेरे पास जगह की कमी है इसलिए मैं इसको मिटा देता हूं, फिर आगे लिखता हूं। सचेतन कहानी महीप सिंह। फिर आता है सहज कहानी। सहज कहानी के हैं अमृत राय, अमृत राय। अगला है सक्रिय कहानी, सक्रिय कहानी। सक्रिय कहानी के हैं राकेश वत्स। तो साथियों इतना आप जरूर नोट करें और विश्वास मानिए इसमें से एक प्रश्न आपको आना तय है। अगला जो प्रश्न है कि भक्ति विवेक, 11वां प्रश्न है, भक्ति विवेक निम्नलिखित में से किसकी रचना है? तो साथियों इसमें जो विकल्प है मल्लुकदास, सुंदरदास, नाभादास, दादू दयाल। यह भक्तिकालीन कवि है दोस्तों और बहुत इंपॉर्टेंट कवि है। एक चीज और आप लोग पढ़ के जाना कि भक्ति काल में जो अष्टछाप हुआ है, अष्टछाप में कौन कौन से कवि आते हैं उसको जरूर पढ़ के जाना, उसको याद करके जाना। अब इसका सही उत्तर क्या है? भक्ति विवेक निम्नलिखित में से किसकी रचना है? तो वह है मल्लुकदास की। किसकी? मल्लुकदास की। मल्लुकदास की एक कविता है कि अजगर करे न चाकरी, पंछी करे न काम, दास मलूका कह गए सबके दाता राम। ये हमेशा प्रश्न पूछेगा कि ये कविता किसकी है? तो मल्लुकदास, क्योंकि बीच में दास मलूका भी आ गया है, वहां से भी ट्रिक से इसको याद कर लेंगे। परीक्षा में आपको ये सारे प्रश्न मिलेंगे। अगले प्रश्न पर चले हम। तो अगला प्रश्न है कि हार की जीत कहानी का लेखक कौन है? विकल्प है विश्वंबर नाथ शर्मा कौशिक, प्रेमचंद, सुदर्शन और डॉक्टर रामविलास शर्मा। तो दोस्तों इसका सही उत्तर है सुदर्शन। इसका सही उत्तर क्या है दोस्तों? सुदर्शन। हार की जीत जो कहानी है वह सुदर्शन की है और यह बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, बार बार पूछा जाता है। अगले प्रश्न पे हम चले तो त्यागपत्र उपन्यास, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न। त्यागपत्र उपन्यास के लेखक का नाम क्या है? त्यागपत्र के उपन्यासकार क्या यशपाल हैं, क्या भगवती चरण वर्मा, क्या वृंदावन लाल वर्मा, क्या जैनेन्द्र कुमार? तो दोस्तों ये लगभग सभी को पता होगा कि जो त्यागपत्र रचना है, क्योंकि ये बार बार प्रश्न पूछे जाते हैं, त्यागपत्र के रचनाकार जैनेन्द्र कुमार है और जैनेन्द्र कुमार ने त्यागपत्र की जो रचना रची वह 1937 में रची थी दोस्तों। तथा एक चीज और बात करें, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है बात करना, हम अगर केवल क्वेश्चन आंसर सॉल्व करेंगे तो यह पढ़ाई सक्सेसफुल नहीं रहेगी। जैनेन्द्र कुमार की जो रचनाएं हैं कौन कौन सी है? परख, फिर सुनीता, फिर ये त्यागपत्र, फिर कल्याणी, फिर सुखदा, फिर विवर्त, फिर जयवर्धन। एक बहुत इंपॉर्टेंट हमेशा पूछता है मुक्तिबोध किसकी रचना है, क्योंकि मुक्तिबोध एक कवि है और मुक्तिबोध एक रचना भी है, इसलिए मुक्तिबोध किसकी रचना है, किसके उपन्यास है? तो जैनेन्द्र कुमार के। मुक्तिबोध, अनाम स्वामी, दर्शाक, ये सब किसकी रचना है? जैनेन्द्र कुमार के। तो ये लिखते जाना है, याद करना है और इसको मतलब एक लयात्मक रूप में। हिंदी को पढ़ने का सबसे अच्छा तरीका है कि लय के साथ पढ़ें। परख, सुनीता, कल्याणी, सुखदा, मुक्तिबोध, अनाम स्वामी, दर्शाक, विवर्त, ऐसे याद करते चले दोस्तों। ठीक है, आगे हम चले अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न क्या कहता है? भक्तमाल, मोस्ट इंपॉर्टेंट, भक्तमाल के रचनाकार हैं रैदास, नाभादास, धर्मदास या जीवदास। भक्तमाल के रचनाकार कौन है?
तो भक्तमाल के, जिसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों कि भक्तमाल के जो रचनाकार हैं वह हैं आपके नाभादास। नाभादास भक्तमाल के रचनाकार हैं। और नाभादास ने कब इसकी रचना की? तो भक्तमाल की रचना, ये क्वेश्चन हमेशा पूछा जाता है कि कब की, या यूपीएचएससी जो असिस्टेंट प्रोफेसर का पेपर होता है उसमें भी ये प्रश्न पूछा गया था कि भक्तमाल की रचना कब हुई थी, तो 1596 में हुई थी। और नाभादास ने ही अष्टयाम नामक एक अन्य ग्रंथ की रचना श्रृंगार भक्ति और रसिक भावना को लेकर की है। ठीक है दोस्तों, अब हम अगले प्रश्न पे चले जो 16वां है, अनाम दास का पोथा। अनाम दास का पोथा शीर्षक उपन्यास के लेखक कौन है? वृंदावन लाल वर्मा, भगवती चरण वर्मा, अमृतलाल नागर, हजारी प्रसाद द्विवेदी। अनाम दास का पोथा, एक शायद प्रश्न ये छूट गया है, मैं इसके बाद बात कर लूंगा इस पे कि अनाम दास का पोथा शीर्षक उपन्यास के लेखक कौन है। तो इसका सही उत्तर है कौन सा? तो हजारी प्रसाद द्विवेदी। हजारी प्रसाद द्विवेदी की एक अन्य रचना है जो बहुत इंपॉर्टेंट है, हमेशा पूछता है, बाण भट्ट की आत्मकथा। बाण भट्ट की आत्मकथा कब? 1946 में। एक अन्य रचना है पुनर्नवा, पुनर्नवा 1973 में। और ये अनाम दास का पोथा है ही, ये कब आया था? 1976 में। ये सन याद नहीं हो रहा है आपसे, कोई बात नहीं। सन टीजीटी पीजीटी में बहुत कम पूछता है, नेट जेआरएफ की परीक्षा में बहुत ज्यादा पूछता है। बस आप इतना याद रखें कि हजारी प्रसाद द्विवेदी की जो रचना है अनाम दास का पोथा, बाण भट्ट की आत्मकथा और पुनर्नवा है। आइए, एक प्रश्न जो छूट गया था 15वां, इस पे बात कर लेते हैं कि निम्नलिखित में से किस कृति के लेखक जयशंकर प्रसाद नहीं हैं? कानन कुसुम, ध्रुव स्वामिनी, चारुचंद्र लेख और तितली। तो साथियों, जो चारुचंद्र लेख है यह जयशंकर प्रसाद का नहीं बल्कि हजारी प्रसाद द्विवेदी का है। हजारी प्रसाद द्विवेदी की यह रचना है, कौन सी? चारुचंद्र लेख। ठीक है, चारुचंद्र लेख हजारी प्रसाद द्विवेदी की, HPD इनका शॉर्ट फॉर्म है, HPD। हजारी प्रसाद द्विवेदी का जो रचना है चारुचंद्र लेख, इनकी रचना है। ध्रुव स्वामिनी, करण कुसुम, तितली या जयशंकर प्रसाद की कृति है, जयशंकर प्रसाद की रचना है। एक रचना है चंद्रगुप्त, स्कंदगुप्त, ये रचना किसकी है? जयशंकर प्रसाद की। अब आइए 16 क्वेश्चन हमारे हो गए। अब आइए हम अगले प्रश्न पर चले। अगला प्रश्न है कौन सा कि नीला चांद उपन्यास के लेखक कौन है? तो साथियों, जो नीला चांद उपन्यास है वह किसने लिखा है? तो नीला चांद उपन्यास की जो लेखक हैं क्या रांगे राघव, क्या सुरेंद्र वर्मा, क्या शैलेश मटियानी या इनमें से कोई नहीं? तो साथियों, इसका सही उत्तर है इनमें से कोई नहीं, क्योंकि जो इसके लेखक हैं उनका नाम है शिव प्रसाद सिंह। ठीक है, नीला चांद, शिव प्रसाद सिंह, इनकी ये जो अलग रचना है, एक है बहुत इंपॉर्टेंट रचना, अलग अलग वैतरणी, अलग अलग वैतरणी। ठीक है साथियों, शिव प्रसाद सिंह की ये रचना है। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे कि अगला प्रश्न क्या कहता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न, अपनी केवल धार काव्य संकलन के रचनाकार हैं? केदारनाथ अग्रवाल, केदारनाथ सिंह, सर्वेश्वर दयाल सक्सेना और अरूण कमल। साथियों, ये एक महत्वपूर्ण प्रश्न है कि अपनी केवल धार काव्य संकलन के रचनाकार हैं केदारनाथ अग्रवाल, केदारनाथ सिंह, सर्वेश्वर दयाल सक्सेना, अरूण कमल। तो इसका जो सही उत्तर है वह है अरूण कमल। इसका सही उत्तर है अरूण कमल। साथियों, एक इसमें कविता है एक अपनी केवल धार में, जो बहुत महत्वपूर्ण और बहुत अच्छी कविता है कि अपना क्या है इस जीवन में, सब तो लिया उधार, सारा लोहा उन लोगों का, अपनी केवल धार।
तो इसको ध्यान में रखना कि अपना क्या है इस जीवन में सब तो लिया उधार, सारा लोहा उन लोगों का अपनी केवल धार। अरुण कमल की ये कविता है, अपनी केवल धार से। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि हंस पत्रिका जो है के संस्थापक का नाम। ये नहीं पूछ रहा है कि हंस पत्रिका में काम किसने किसने किया था। हंस पत्रिका के जो संस्थापक थे वो कौन थे? क्या जयशंकर प्रसाद थे, प्रेमचंद थे, राजेंद्र यादव थे या अमृत राय थे? तो साथियों इसका जो सही उत्तर है वह है प्रेमचंद। प्रेमचंद ने 1930 में हंस पत्रिका निकाली थी, ठीक है। और बाद में राजेंद्र यादव भी प्रेमचंद के बाद राजेंद्र यादव भी अंत में इसके संस्थापक में से एक रहे, ठीक है। और यह जो हंस पत्रिका थी वो कहां से निकलती थी? बनारस से हंस पत्रिका 1930 में निकाली गई थी। प्रेमचंद की मृत्यु के बाद शिवदान सिंह चौहान, अमृत राय और राजेंद्र यादव आदि ने मिलके बाद में इसको आगे चलाया। आइए अगले प्रश्न पे चलते हैं कि निम्नलिखित में से किस कृति के रचनाकार दुष्यंत कुमार हैं? अपनी केवल धार बिल्कुल नहीं, क्योंकि हमने अभी ऊपर डिस्कस किया यह अरुण कमल की रचना है। खूंटियों पर टंगे लोग, साए में धूप, युग धारा। तो इसका जो सही उत्तर है दोस्तों यह है साए में धूप। साए में धूप एक इनकी और कविता है, कहा तो तय था चिरागा महेश्वर के लिए, ये इनकी एक कविता है जो बहुत महत्वपूर्ण है। तो साए में धूप के जो रचनाकार हैं वह है दुष्यंत कुमार। दुष्यंत कुमार के जो अन्य एक दो रचनाएं हैं जो बहुत महत्वपूर्ण है उसके बारे में हम बात करें तो एक रचना है इनकी, और जहां तक मुझे ध्यान आ रहा है कि सूर्य का स्वागत। फिर एक रचना है जलते हुए वन का वसंत, जलते हुए वन का वसंत। इस तरीके से ये रचना है। खूंटियों पर टंगे लोग जो रचना है वह किसकी है? तो वह रचना है सर्वेश्वर दयाल सक्सेना। साए में धूप दुष्यंत कुमार। अपनी केवल धार जो रचना है किसकी है? वह है अरुण कमल की। आगे चलते हैं। निम्नलिखित में से किस कहानी के लेखक प्रेमचंद नहीं है? ये बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रेमचंद नहीं है। बड़े घर की बेटी, मिस पद्मा, ठाकुर का कुआं, छोटा जादूगर। तो साथियों इन चारों कहानियों में से किसके लेखक प्रेमचंद नहीं है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा छोटा जादूगर। अब छोटा जादूगर के लेखक कौन है? तो छोटा जादूगर के लेखक हैं जयशंकर प्रसाद। कौन है? जयशंकर प्रसाद। छोटा जादूगर के लेखक जयशंकर प्रसाद थे। चंपू के दो भेद कौन कौन से हैं? देखिए सबसे पहले तो हमें जानने की जरूरत है कि चंपू क्या होता है। चंपू वह है जो वो गद्य और पद्य दोनों में लिखा जाता है, जो काव्य वह चंपू काव्य कहलाता है। तो चंपू के दो भेद कौन कौन से हैं? चंपू के दो भेद हैं। इसका सही उत्तर है डी, विरुद्ध और करंभक, ठीक है। जो मिश्रित काव्य होते हैं उनको चंपू काव्य कहते हैं, जो और इनके जो दो भेद हैं विरुद्ध और करंभक, ठीक है। अब आगे हम चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 23 है कि सतसई काव्य परंपरा को आगे बढ़ाने वालों में कौन है? गया प्रसाद शुक्ल स्नेही, अयोध्या सिंह उपाध्याय, हरिऔध, वियोगी हरि, अनूप शर्मा। तो प्रश्न है सतसई काव्य परंपरा को आगे बढ़ाने वालों में से कौन है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा वियोगी हरि। सतसई काव्य परंपरा को आगे बढ़ाने वाले श्री वियोगी हरि जी हैं। ब्रजभूमि, ब्रजभाषा और ब्रजपति के वे अनन्य उपासक भी रहे हैं। वियोगी हरि ने वीर सतसई नामक एक बड़ा काव्य दोहों में लिखा है, ठीक है। अब इनकी अन्य जो रचनाएं हैं वह कौन सी हैं? प्रेम शतक, प्रेम पथिक,
फिर प्रेमांजलि, फिर चरखे की गूंज। ठीक है, ये इनकी महत्वपूर्ण रचनाएं हैं। किसकी? वियोगी हरि की। वियोगी हरि बहुत इंपॉर्टेंट है, इनको विशेषकर पढ़ के जाएं। अब आए हम अगले प्रश्न पे, कि अगला प्रश्न है, एलियट का मूर्त विधान भारतीय काव्य शास्त्र के किस तत्व से तुलनीय है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा साधारणीकरण। ये भारतीय काव्य शास्त्र के प्रश्न टीजीटी में आने की संभावना बहुत कम है, पीजीटी में आने की प्रबल संभावना रहती है, तो इसलिए इसको भी साथ में देखते चले। ठीक है, अगला जो प्रश्न है कि बाल कृष्ण शर्मा नवीन का सर्वप्रथम प्रकाशित काव्य संग्रह कौन सा है? तो बाल कृष्ण शर्मा नवीन की जो रचनाएं हैं वह 1918 से ही पत्रिकाओं में प्रकाशित होने लगी थी, लेकिन इन्होंने उनको विधिवत प्रकाशित कराने का कोई प्रयास जल्दी नहीं किया था। जो इनकी एक कुमकुम रचना है वह 1939 में पहला काव्य संग्रह निकला। पहला काव्य संग्रह कुमकुम को माना जाता है। ठीक है, जो एक उर्मिला है, उर्मिला रचना 1934 की रचना है। ठीक है, लेकिन यह 1934 में पूरा हुआ, लेकिन इसका जो प्रकाशन है यह 1975 में हुआ था। और जो बालकृष्ण शर्मा है उनकी जो अन्य रचनाओं के बारे में बात करें, जो महत्वपूर्ण रचनाएं हैं जो परीक्षा में पूछे जाएंगे, वह है अपलक, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, रश्मि, रेखा, क्वासी, फिर हम, विष, पाई, जन्म के, ये इनकी रचनाएं हैं। ठीक है, अब आए हम अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न कौन सा है देखें, काव्य संप्रदायों का सही विकास क्रम क्या होगा? रस, ध्वनि, अलंकार, रीति, वक्रोक्ति, औचित्य में। तो देखिए ये प्रश्न जरूर आने वाला है, बहुत इंपॉर्टेंट आने वाला है। या तो ये पूछ देगा कि इसका विकास क्रम, या रस संप्रदाय के प्रवर्तक कौन है इस टाइप के, या ध्वनि संप्रदाय के प्रवर्तक कौन है। ठीक है, जो इसका सही उत्तर है, सबसे पहले आया था रस संप्रदाय, फिर अलंकार, फिर रीति संप्रदाय, फिर वक्रोक्ति संप्रदाय, फिर ध्वनि संप्रदाय, फिर औचित्य संप्रदाय। ठीक है, जो रस संप्रदाय के जो प्रवर्तक थे उनका क्या नाम था? भरत मुनि। उनका नाम था भरत मुनि। ईसा पूर्व की पहली सदी इनका समय सीमा माना गया है। अलंकार संप्रदाय जो है, अलंकार संप्रदाय के कौन है प्रवर्तक? वो है भामह। भामह है जो जिनका समय सीमा 6ठी सदी माना गया है। रीति संप्रदाय जो है, रीति संप्रदाय के जो प्रवर्तक है वामन। ठीक है, जिनका समय 9वीं सदी माना गया है। वक्रोक्ति संप्रदाय का है कुंतक, और ध्वनि संप्रदाय का है आनंदवर्धन, तथा एक और है औचित्य संप्रदाय। औचित्य संप्रदाय के प्रवर्तक है क्षेमेंद्र, जो लगभग 11वीं सदी माना गया है। साथियों इसको नोट जरूर करें, प्रश्न यहीं से आएंगे, इसी से आएंगे। मैं कोशिश कर रहा हूं कि 80 प्रश्न के बदले आपको लगभग 500 प्रश्न बनाऊं और उत्तर दे दूं। अब आए दोस्तों अगले प्रश्न पे, कि अगला प्रश्न क्या कहता है, काव्य के अर्थ वैज्ञानिक विवेचन का शुभारंभ किसने किया? वामन, महिमभट्ट, मम्मट, आनंदवर्धन। तो इसका सही उत्तर है वामन। ये याद करने वाली चीज है कि काव्य के अर्थ वैज्ञानिक विवेचन का शुभारंभ वामन ने किया। अगले प्रश्न पे हम आए कि सिद्ध कवियों द्वारा प्रयुक्त भाषा को कहा जाता है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, सिद्ध कवियों द्वारा प्रयुक्त भाषा को क्या कहा जाता है? क्या डिंगल कहा जाता है, क्या अपभ्रंश कहा जाता है, क्या अवहट कहा जाता है, क्या संध्या कहा जाता है, और एक और मैं ऑप्शन दे देता हूं, पिंगल। तो साथियों इसका जो सही उत्तर है वह क्या होगा? तो सिद्ध कवियों का प्रयुक्त भाषा जो है वह संध्या भाषा थी। संध्या भाषा, सिद्ध कवियों ने इस भाषा का प्रयोग किया। जो डिंगल भाषा है वह आदिकालीन भाषा है। यह किस दो भाषा से मिलकर, बोली से मिलकर बनी है? एक तो अपभ्रंश और दूसरा राजस्थानी, और एक है पिंगल भाषा। क्या? पिंगल भाषा। वो लिखा गया है अपभ्रंश प्लस ब्रज।
ब्रज भाषा। ठीक है, अपभ्रंश, ये प्रश्न सीधे सीधे पूछेगा, डिंगल भाषा किस भाषा से मिश्रित है? तो अपभ्रंश और राजस्थानी, पिंगल भाषा, अपभ्रंश और ब्रज। और जो सिद्ध कवि थे वह संध्या भाषा का प्रयोग किया करते थे। अब हम दोस्तों आगे बढ़े अगले प्रश्न पे। तो अगला प्रश्न है, साहित्य मनुष्य के अंतर का उच्छलित आनंद है, यह कथन किसका है? तो आचार्य नंद दुलारे वाजपेयी, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी, नगेंद्र, आचार्य रामचंद्र शुक्ल। तो इसका सही उत्तर है नंद दुलारे वाजपेयी। यह इसका एक ही तरीका है याद करने वाला कि इसको बार बार पढ़ें, रटें, समझें, किसी चीज से जोड़ें कि साहित्य मनुष्य के अंतर का उच्छलित आनंद है। उसका सही उत्तर है आचार्य नंद दुलारे वाजपेयी। आइए अगले प्रश्न पर चले। संत साहित्य में प्रयुक्त बकनाली का पर्याय निम्नलिखित में से कौन नहीं है? तो इसमें है त्रिकुटी, वक्रनाली, राजदंत, संखिनी। तो इसका सही उत्तर है वक्रनाली नहीं है, बाकी ये तीनों है। अगले प्रश्न पे चले। छायावाद में वक्रता का वैभव मिलता है, प्रसाद के काव्य में निम्नलिखित में से किसका उत्कर्ष मिलता है? छायावाद की समय सीमा मैंने अभी बताई थी, 1918 से लेके 1936 तक। चार स्तंभ, प्रसाद, निराला, पंत, महादेवी वर्मा। ठीक है, इसके जो प्रश्न है, वक्रता का वैभव मिलता है जो छायावाद में, प्रसाद के काव्य में निम्नलिखित में से किसका उत्कर्ष मिलता है? विदग्धा, चारुता, अभिव्यंजना, चमत्कार। तो इसका सही उत्तर है अभिव्यंजना। अभी छायावाद में वक्रता का वैभव है, प्रसाद के काव्य में अभिव्यंजना का उत्कर्ष मिलता है। प्रसाद की रचना में आंसू एवं कमायनी, आंसू और कमायनी प्रसाद की रचना है, इसके ज्वलंत उदाहरण है। प्रसाद की अन्य रचना कौन सा है? चित्राधार, प्रेम पथिक, करुणालय, कामायनी, उर्वशी, वन मिलन, प्रेम राज्य, अयोध्या का उद्धार, अयोध्या का उद्धार। ये सब इनकी रचनाएं हैं। ठीक है, अब आइए ये हम जयशंकर, छायावाद बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसलिए छायावाद को विशेष रूप से पढ़ना है। अब आइए हम अगले प्रश्न पे चलते हैं। निम्नलिखित में से किस आचार्य ने अलंकार और अलंकार्य में अभेद माना है? मतलब कोई भेद नहीं है किसमें? अलंकार और अलंकार्य में कोई भेद नहीं है, किसने माना है? तो सही उत्तर है रामचंद्र शुक्ल। रामचंद्र शुक्ल ने अलंकार और अलंकार्य में कोई भेद नहीं माना है। शुक्ल जी वर्णन को विशेष प्रकार का अलंकार मानते हैं। वे रसानुकूल अलंकारों का प्रयोग ही काव्य के लिए ग्राह्य समझते हैं। उनके अनुसार वस्तु का वास्तविक स्वरूप आलंबन विभाव के अंतर्गत आता है। जो अलंकार्य है उस पर आरोपित वस्तुएं अलंकार की सीमा में आती हैं। ठीक है, आइए अगले प्रश्न पे हम चलें। आपका अगला प्रश्न है 33 नंबर। निम्नलिखित में से कौन श्री कृष्ण भक्ति का संप्रदाय नहीं है? जल्दीबाजी में नहीं को नहीं छोड़ना है, भूलना बिल्कुल नहीं है। तो श्री वल्लभ संप्रदाय, हरिदासी संप्रदाय, तत्सुखी संप्रदाय, गौड़ी संप्रदाय। तो इसका सही उत्तर है दोस्तों तत्सुखी संप्रदाय। यह कृष्ण भक्ति संप्रदाय से नहीं है, जबकि श्री वल्लभ संप्रदाय जो है के प्रवर्तक जो हैं वल्लभाचार्य, यहां से प्रश्न आएगा वल्लभाचार्य। ठीक है, हरिदासी या इसको हम क्या कहते हैं? सखी संप्रदाय भी कहते हैं, सखी संप्रदाय, सखी संप्रदाय भी कहते हैं। इसके प्रवर्तक हैं स्वामी हरिदास। ठीक है, अब अगला है गौड़ी संप्रदाय। गौड़ी संप्रदाय को अन्य किस नाम से जाना जाता है? तो गौड़ी संप्रदाय को अन्य नाम से जाना जाता है चैतन्य संप्रदाय, और इसके जो प्रवर्तक हैं वो उनका नाम है चैतन्य महाप्रभु। ठीक है, अब आइए अगले प्रश्न पे, ये सब नोट करते जाए अपने अपने कॉपी में। अगला प्रश्न है कि लाल तारा की विधा क्या है? लाल तारा बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, हमेशा ये विधा पूछता है। ये नए प्रकृति का प्रश्न है कि विधा बताइए। इसके रेखा चित्र, संस्मरण, जर्नल, यात्रा वृत्त।
तो इसका सही उत्तर है रेखा चित्र। ठीक है, अब लाल तारा किसकी रचना है? तो लाल तारा जो रचना है राम वृक्ष बेनीपुरी, राम वृक्ष बेनीपुरी। ठीक है, इनकी अन्य जो रचना है वह है माटी की मूर्तें। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न। अगला है गेहूं और गुलाब, गुलाब बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न ये है। ठीक है, इसको नोट कर लें आप कहीं ना कहीं। अगले प्रश्न पे हम चले। अगला प्रश्न क्या कहता है? अगले प्रश्न पे चले 35। रीति काल को कला काल किसने कहा? साथियों एक बात ध्यान से सुने, अगर आप अपनी तैयारी में गंभीर हैं तो जो आदिकाल है और जो रीति काल है, इसके दोनों के नामकरण तो जरूर याद करके जाएं। किसी भी परीक्षा, कोई भी परीक्षा हो, किसी भी परीक्षा में आप बैठे जो हिंदी साहित्य से प्रश्न आने वाले हैं, इन दोनों के नामकरण जरूर याद करें कि आदिकाल को आदिकाल किसने कहा, वीरगाथा काल किसने कहा, अपभ्रंश काल किसने कहा, रीति काल को श्रृंगार काल, रीति काल किसने कहा। तो एक प्रश्न है कला काल किसने कहा, एक प्रश्न है रीति काल को कला काल किसने कहा। ठीक है, तो इसका विश्वनाथ प्रसाद मिश्र, रमाशंकर शुक्ल रसाल, मिश्र बंधु, आचार्य रामचंद्र शुक्ल। तो इसका सही उत्तर है रमाशंकर शुक्ल रसाल ने कहा। ठीक है साथियों, अब विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने क्या कहा था? श्रृंगार काल। किसको कहा था? रीति काल को कहा था। ठीक है, मिश्र बंधु जो हैं ये, रमाशंकर शुक्ल रसाल ने तो कला काल कह दिया, मिश्र बंधु ने इसको क्या कहा था? तो मिश्र बंधु ने कहा था अलंकृत काल, और आचार्य शुक्ल ने क्या नाम दिया था? रीति काल, जो सब लोग इसको मानते हैं, इसी नाम से रीति काल को जाना जाता है। अब आइए, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न ये सब हैं साथियों। अगर आप रोज प्रैक्टिस पेपर जो मैं लगवा रहा हूं वो लगा के जाएं, बार बार देख के जाएं और नोट्स बना लें। जितना मैं बोल रहा हूं विश्वास मानिए 80 में से 60 से 65 प्रश्न आ जाएंगे। अगला प्रश्न है ठेठ हिंदी के उपन्यास लिखने वाले कौन हैं? निराला, प्रेमचंद, प्रसाद, हरिऔध। तो इसका सही उत्तर है हरिऔध। ठीक है, हरिऔध द्विवेदी युग के कवि हैं। किसके हैं? द्विवेदी युग। द्विवेदी युग का समय क्या माना गया है दोस्तों? तो 1900 से लेके 1918 तक द्विवेदी युग का। और द्विवेदी युग किसके नाम पे रखा गया था? तो महावीर प्रसाद द्विवेदी। अब गलती करके हजारी प्रसाद द्विवेदी नहीं आना है, महावीर प्रसाद द्विवेदी ने इसका नाम के नाम पे द्विवेदी युग का नाम रखा गया था, जो 1900 से 1918 के बीच में है। हरिऔध ओध की जो रचना है ठेठ हिंदी का, ठाठ इनका एक उपन्यास भी है, ठेठ हिंदी में उपन्यास लिखने का काम करते हैं। अगला जो प्रश्न है केवल सूक्ष्मगत सौंदर्य सत्ता का राग कहकर छायावाद का विरोध किसने किया? तो इसका जो सही उत्तर है वह है महादेवी वर्मा। महादेवी वर्मा ने केवल सूक्ष्मगत सौंदर्य सत्ता का राग कहकर छायावाद का विरोध किया था, महादेवी वर्मा ने। ठीक है साथियों, अब अगला प्रश्न की ओर हम चले तो अगला प्रश्न है कि प्रयोगवाद की जन्मदात्री पत्रिका क्या? ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है और सबको पता है, यहां से प्रश्न हमेशा पूछता है। प्रयोगवाद की जन्मदात्री पत्रिका है तार सप्तक, प्रतीक, नैपत्य या नई कविता। तो इसका सही उत्तर है तार सप्तक। तार सप्तक के जो जनक माने जाते हैं वह माने जाते हैं कौन? अज्ञेय। अब तार सप्तक के बारे में समझ लें कि तार सप्तक कितने आए हैं, क्या है। तो तार सप्तक जो है इसकी रचना 1943 में हुई थी। कब हुई थी? 1943। 4 सप्तक आए थे और दूसरा जो तार सप्तक है उसकी जो रचना है 1951 में। तीसरा सप्तक है 1959 में। चौथा जो सप्तक है वो है 1979 में। साथियों पूछ देता है कि कितने सप्तक आए थे, तो 4 सप्तक आए थे। कब आए थे तो वो भी लिख दिया मैंने कि 1943, 1951, 1959, 1979 में। और एक प्रश्न और आता है निम्नलिखित में से कौन सा सप्तक नहीं है जिसमें प्रथम सप्तक, द्वितीय सप्तक, तृतीय सप्तक, चतुर्थ सप्तक नाम दिया रहता है। दोस्तों
प्रथम सप्तक कोई नाम नहीं है, प्रथम सप्तक का नाम ही तार सप्तक है, तो तार सप्तक सही उत्तर हुआ। आइए हम अगले प्रश्न पे चले। भाषा संवर्धनी सभा के संस्थापक कौन है? तो भाषा संवर्धनी सभा जो है उसके संस्थापक कौन है? इसका जो सही उत्तर है साथियों, क्या राम प्रसाद निरंजनी, जॉर्ज ग्रियर्सन, बाबू तोताराम, सदा सुखलाल। तो इसका सही उत्तर है भाषा संवर्धनी सभा के संस्थापक बाबू तोताराम जी हैं। बाबू तोताराम जी हैं। इसको याद कर लेना कि भाषा कौन सा जानवर थोड़ा ठीक ठाक बोल लेता है तो तोता बोल लेता है, तो तोताराम जी हैं। ये जाति के कायस्थ थे। ये एक अलीगढ़ से प्रेस खुला था, कौन सा, भारत बंधु नाम से पत्र निकलता था। वहीं से ये भाषा संवर्धनी सभा का काम स्टार्ट हुआ था। ठीक है, आगे चलते हैं अगले प्रश्न पे। किन दो साहित्यकारों ने अर्धनारीश्वर नाम से रचना की थी? तो हरिओद माखनलाल चतुर्वेदी, विष्णु प्रभाकर हरिओद, दिनकर बच्चन, विष्णु प्रभाकर दिनकर। तो लगभग जब आप अपनी तैयारी के दौरान होते हैं तो ऐसे कई रचनाएं देखते हैं जो लगभग 2 बार आई होती हैं। तो जो अर्धनारीश्वर है वह विष्णु प्रभाकर और दिनकर की रचना है। ठीक है, अब दिनकर की अन्य कौन कौन सी रचनाएं इंपॉर्टेंट है? एक है उर्वशी, रेणुका, रश्मिरथी, बहुत इंपॉर्टेंट, रश्मिरथी, कुरुक्षेत्र, बहुत इंपॉर्टेंट, कुरुक्षेत्र। इतनी रचनाएं हैं। विष्णु प्रभाकर जो है, विष्णु प्रभाकर की कौन कौन सी अन्य रचनाएं इंपॉर्टेंट है? कुछ शब्द कुछ रेखाएं एक रचना है इनकी, कुछ शब्द कुछ रेखाएं। एक है तट के बंधन, ये इनकी बहुत इंपॉर्टेंट रचनाएं हैं। आइए 40 प्रश्न हो गए, अभी 40 बाकी है। नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। सूफी मत में वर्णित साधक की 4 अवस्थाओं शरीयत, तरीकत, मारिफत, हकीकत की भारतीय भक्ति मार्ग के लिए सही क्रम क्या है? तो इसका सही उत्तर है आचरण, उपासना, सत्यबोध, सिद्धावस्था। जो शरीयत, तरीकत, मारिफत, हकीकत, जो ये भारतीय भक्ति मार्ग के साथ ये सही क्रम होगा, आचरण, उपासना, सत्यबोध, सिद्धावस्था। ठीक है, अब आए हम अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न क्या कहता है? अगला प्रश्न है 42, मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है। ग्रियर्सन कृत द मॉडर्न वर्नाक्युलर लिटरेचर ऑफ नॉर्दर्न हिंदुस्तान का हिंदी अनुवाद किसने किया? डॉक्टर किशोरीलाल गुप्ता, डॉक्टर रामकुमार वर्मा, डॉक्टर लक्ष्मी सागर वार्ष्णेय, डॉक्टर जगदीश गुप्ता। किसने किया? क्या द मॉडर्न वर्नाक्युलर लिटरेचर ऑफ नॉर्दर्न हिंदुस्तान का हिंदी अनुवाद किसने किया? तो इसका सही उत्तर है किशोरीलाल गुप्ता। इसका सही उत्तर क्या है साथियों? किशोरीलाल गुप्ता। एक चीज और हम इसके बारे में, अब ये प्रश्न आ गया है तो इसके बारे में थोड़ा डिस्कस कर ले, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। जो गारसा द तासी थे, ग्रियर्सन की द मॉडर्न वर्नाक्युलर लिटरेचर ऑफ नॉर्दर्न हिंदुस्तान जो है, ये इसकी बात। एक अन्य रचना है गारसा द तासी की, गारसा द तासी की। गारसा द तासी कहाँ के थे? यह फ्रांस के थे। इनकी एक रचना है इस्तवार द ला लिटरेट्यूर एंदुई ए हिंदुस्तानी करके एक रचना है जो वर्णा क्रम में लिखा गया है। यह गारसा द तासी है एक, जी इस्तवार द ला लिटरेट्यूर हिंदुस्तानी, जो फ्रांस के हैं। और इन्होंने जो हिंदी का पहला कवि माना है, ये किसको माना है? अंगद को। अंगद कवि को गारसा द तासी ने हिंदी का पहला कवि। अब जो ये पुस्तक है इसमें कितने कवि हैं? तो 738 कवि। ये प्रश्न हमेशा पूछता है, कितने कवि इस इस्तवार द ला लिटरेट्यूर हिंदुई हिंदुस्तानी में वर्णन है वर्णानुक्रम अनुसार? तो 738 कवि। इसमें हिंदी के 72 कवि हैं, मात्र 72 कवि हैं, बाकी सब उर्दू के कवि हैं। ठीक है, और
अब हम आगे चलते हैं। इसका जो इस्तवार दलाल त्रिपुरेंदु हिंदुस्तानी है, इसका जो हिंदी अनुवाद है वह लक्ष्मी सागर वार्ष्णेय ने किया था। किसने किया था? क्योंकि ये विकल्प में था, इसलिए मैंने बताना उचित समझा कि ये प्रश्न आने की प्रबल संभावना है। इसका हिंदी अनुवाद लक्ष्मी सागर वार्ष्णेय ने किया। इसका नाम इन्होंने क्या रखा? हिंदुई साहित्य का इतिहास। इतिहास रखा। शायद ये 1952 में लिखे थे। तो ये था इनके बारे में विस्तृत जानकारी हमने एक दूसरे से साझा की। ठीक है, अब हम आगे चलते हैं अगले प्रश्न पे कि आंग्ल भाषा में लिखा गया हिंदी साहित्य का इतिहास, स्केच ऑफ हिंदी लिटरेचर के लेखक कौन है? पादरी एफईके, पादरी एडविन ग्रिप्स, गार्सा दोतासी, जॉर्ज ग्रियर्सन। तो जो स्केच ऑफ हिंदी लिटरेचर जो है उसके जो लेखक हैं एडविन ग्रिप्स। एडविन ग्रिप्स ने 1918 में, कब? 1918 में स्केच ऑफ हिंदी, एडविन से या ए हो गया और स्केच से एस, ए एस याद कर ले। जहां एडविन आए वहां एस स्केच स्टार्ट कर देना है, या जहां एस आए ए एस याद रखें, इससे ये याद हो जाएगा। ठीक है, तो एडविन ग्रिप्स ने 1918 में। एक है अ हिस्ट्री ऑफ हिंदी लिटरेचर, 1920 की रचना है। 1920 में किसने लिखा? तो ये लिखा एफईके ने। किसने? ए हिस्ट्री ऑफ हिंदी लिटरेचर, एफईके ने लिखा अ हिस्ट्री ऑफ हिंदी लिटरेचर, एफईके ने लिखा। ठीक है दोस्तों, अब आइए हम आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। भारतेंदु का खड़ी बोली के रचित कविताओं का संग्रह किस नाम से प्रसिद्ध है? फूलों का गुच्छा, प्रेम सरोवर, प्रेम तरंग, प्रेम माधुरी। साथियों, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। जो फूलों का गुच्छा है यह इनकी खड़ी बोली की रचना है, खड़ी बोली के नाम से प्रसिद्ध है। यह एक संग्रह है, कविताओं का संग्रह है। कौन सा? फूलों का गुच्छा। एक और संग्रह है इनका, कौन सा? दशरथ विलाप। दशरथ विलाप और फूलों का गुच्छा। इनके ये प्रश्न हमेशा पूछता है कि निम्नलिखित में से कौन सा खड़ी बोली की रचना, भारतेंदु की खड़ी बोली की रचना है? ये सब दे देगा। फूलों का गुच्छा इसका सही उत्तर है। दोस्तों, एकदम इसको रिवीजन करते रहें, बार बार पढ़ें, 100 बार पढ़ें और रिवीजन करके एक भी उत्तर गलत नहीं करके आना है। अगला प्रश्न है, उत्तर आधुनिक चिंतन की एक निष्पत्ति निम्नलिखित में से क्या है? एकार्थता, अधिकार्थता, सवार्थता, अर्थ निरपेक्षता। तो साथियों, ये बहुत आसान प्रश्न है। इसका सही उत्तर है अर्थ निरपेक्षता। मैं आपको एक बात बता देता हूं, ये वीडियो जरूर बड़ी हो रही है, लेकिन आपके लिए बहुत सार्थक और बहुत जीवनी यह वीडियो है। इसको बोर होके ना देखें, यह आपके लिए बहुत मददगार साबित होगी। और 80 प्रश्न के बदले में आपको 500 प्रश्न करवा रहा हूं, उसके उत्तर बता रहा हूं, तो इसलिए ध्यान से देखें। निराश बिल्कुल नहीं होना है, बहुत कम समय बचा हुआ है, अपनी जान लगा देनी है, आग, अपने अंदर की आग को जलाए रखना है, मेहनत करते रहना है। विश्वास मानिए दोस्तों, अगर आपने इन 10 दिन 15 दिनों में मेहनत कर दिया तो आने वाला 16वां 17वां दिन आपका एक नया सूर्योदय होगा। तो इसलिए इस सब बातों को ध्यान में रखकर अपनी तैयारी करते रहें। आइए अब आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। विश्वनाथ के अतिरिक्त किस आचार्य ने साहित्य शब्द को अपने ग्रंथ नाम में प्रयुक्त किया है? तो इसका सही उत्तर है रुय्यक। ये याद करने वाला प्रश्न है, इसको नोट्स बना लें, एक बार देख लें जरूर कि विश्वनाथ के अतिरिक्त किस आचार्य ने साहित्य शब्द को अपने ग्रंथ नाम में प्रयुक्त किया? रुय्यक। जो दोस्तों ट्रिक पर सवाल हल हो जाएंगे उनका मैं ट्रिक जरूर बताऊंगा आगे। हिंदी आलोचना में जातीय शब्द का राष्ट्रीय अर्थ में सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया? तो इसके विकल्प हैं भारतेंदु हरिश्चंद्र, महावीर प्रसाद द्विवेदी, डॉक्टर रामविलास शर्मा, आचार्य रामचंद्र शुक्ल। तो इसका सही उत्तर है दोस्तों महावीर प्रसाद द्विवेदी। क्या? महावीर प्रसाद द्विवेदी। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। आचार्य शुक्ल का निबंध चिंतामणि, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, चिंतामणि
हमेशा यह प्रश्न पूछता आया है और इस बार भी पूछेगा, इसीलिए इसको ढंग से याद करके जाना है। मैं इसके बारे में विस्तृत भी बताऊंगा। चिंतामणि सर्वप्रथम किस नाम से प्रकाशित हुआ? तो एकदम इसको रट जाइए, याद कर जाइए। विचार कौतुक नहीं है, विचारमणि नहीं है, विचार बैन नहीं है, विचार विथि, विचार विथि के नाम से यह पहले निकलता था, बाद में चिंतामणि के नाम से निकला। अब देखिए दोस्तों, एक चीज और मैं इसमें ऐड कर रहा हूं, वो क्या? चिंतामणि कितने भाग में निकली थी? दोस्तों, चिंतामणि 4 भाग में निकली थी। जो चिंतामणि फर्स्ट है वह 1939 में निकली थी। कब? 1939 में। सेकेंड, इसको लिखते जाइए, ये इंपॉर्टेंट है, डायरेक्ट क्वेश्चन पूछेगा, 1945 में। जो थर्ड है वह कब निकला था? 1983 में। कब? 1983 में। और जो फोर्थ है वह 2004 में निकला था। अब ये तो प्रश्न आ गया कि चिंतामणि के कितने खंड थे? तो 4 खंड थे। कब निकले थे ये भी मैंने बता दिया, 1939, 1945, 1983, 2004। अब एक प्रश्न आएगा, चिंतामणि फर्स्ट किसने लिखा? तो रामचंद्र शुक्ल ने, रामचंद्र शुक्ल ने। जो सेकंड है वह विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने। कौन? विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने। थर्ड है वह है नामवर सिंह। कौन? नामवर सिंह। और फोर्थ है कुसुम चतुर्वेदी और ओम प्रकाश सिंह। ओम प्रकाश सिंह, ठीक है, 2004 में। इसको जरूर पढ़ के जाएं, ये प्रश्न बिल्कुल आने की प्रबल संभावना है और विश्वास मानिए ये सब चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है। आगे चले। रस को नाट्य तक सीमित रखने का सर्वप्रथम विरोध किसने किया? रस को नाट्य तक सीमित रखने का सर्वप्रथम विरोध किसने किया? भामा, आनंदवर्धन, रुद्रट, अभिनव गुप्त। तो इसका सही उत्तर है साथियों आपका अभिनव गुप्त। रस को नाट्य तक सीमित रखने का सर्वप्रथम विरोध करने वाले अभिनव गुप्त जी हैं। रस का स्वरूप स्पष्ट करते हुए अभिनव गुप्त ने यह प्रतिपादित किया कि रस नाटक या काव्य रचना का कोई एक अंग या तत्व नहीं है, अपितु वह समस्त रचना में व्याप्त सर्वांगीण तत्व है। ठीक है। अगला है वेड़ी संहार नाटक का अंगी रस है। तो वेड़ी संहार नाटक का अंगी रस वीर रस होता है। इसके रचनाकार कौन है, यह प्रश्न पूछ देगा। तो इसके रचनाकार हैं जिसका नाम भट्ट नारायण जी हैं। अब जो वेड़ी संहार है, यह प्रश्न पूछा कितने अंक है, तो 6 अंक इसमें हैं। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़े। अभी 30 प्रश्न बाकी है दोस्तों, पूरे प्रश्न लगाने हैं। सत्ता से उठता आदमी की विधा क्या है? विधा का मतलब यह है कि पूछ देता है कि जो क्या ये कहानी है, क्या यह उपन्यास है, क्या यह नाटक है, क्या यह काव्य है, क्या यह अन्य गद्य विधा से रिलेटेड है। तो दोस्तों जो यह प्रश्न है सतह से उठता हुआ आदमी, यह किस, पहले तो यह बात करें सतह से उठता हुआ आदमी किसकी रचना है? यह रचना है मुक्तिबोध की। किसकी? मुक्तिबोध। मुक्तिबोध का पूरा नाम है गजानन माधव मुक्तिबोध। ठीक है। सतह से उठता हुआ आदमी की विधा क्या है? कहानी है। ठीक, यह कहानी विधा है। इनकी जो प्रमुख रचनाएं कौन कौन से हैं? चांद का मुंह टेढ़ा, और फिर भूरी भूरी खाक धूल। ठीक है। और एक इनकी रचना है कामायनी एक पुनर्विचार। ये इनकी महत्वपूर्ण रचना है। ठीक है, इस सब चीजों को देख लेंगे। आइए हम आगे बढ़ते हैं अब अगले प्रश्न पे। डॉक्टर नामक कृति की विधा है। तो डॉक्टर नामक कृति एक नाटक है। ठीक है। अब यह पूछा जाएगा कि डॉक्टर किसका नाटक है, यह प्रश्न हमेशा पूछता है। तो डॉक्टर जो नाटक है वह है विष्णु प्रभाकर
विष्णु प्रभाकर नाटक है, ठीक है, डॉक्टर नामक। आइए अब हम 53 नंबर क्वेश्चन पे चले। बंगदूत नामक पत्र हिंदी में किसके द्वारा निकाला गया? आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी, राजा राम मोहन राय, ईश्वर चंद्र विद्यासागर, जुगल किशोर। किसके द्वारा निकाला गया बंगदूत नामक ये पत्रिका? तो इसका सही उत्तर है राजा राम मोहन राय के द्वारा बंगदूत नामक पत्रिका निकाला गया। आइए आगे बढ़े। हिंदी प्रदीप नामक पत्र निम्नलिखित में से किसके द्वारा? तो हिंदी प्रदीप नामक पत्र जो निकाला गया था बालकृष्ण भट्ट के द्वारा। एक रचना है रेल का विकट खेल। क्या? रेल का विकट खेल हमेशा पूछता आया है, किसका है? बालकृष्ण भट्ट का, ठीक है। अब आगे बढ़े 55 नंबर प्रश्न पे। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने प्रेमाख्यान परंपरा का हिंदी में प्रवर्तक प्रथम कवि किसको माना है? क्या कुतुबन को माना है? क्या ईश्वर दास को माना है? क्या मुल्ला दाऊद को? क्या असायत को? किसको माना है? आइए हम देखें, आगे बढ़े। तो इसका जो सही उत्तर है साथियों वह है आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने प्रेमाख्यान परंपरा का प्रथम कवि कुतुबन को माना है, ठीक है। कुतुबन की एक रचना कौन सी है? मृगावती। मृगावती एक रचना है, कब आई थी? 1501 है। बहुत इंपॉर्टेंट पूछ देता है मृगावती किसकी रचना है? कुतुबन की है। आइए हम और कुछ महत्वपूर्ण चीजें इसमें जानें। इसमें हम ये देखेंगे कि एक रचना है हंसावली। क्या? हंसावली। हंसावली किसकी रचना है? असायत की। किसकी? असायत की। और हंसावली असायत की रचना है, तो असायत को किसने प्रेमाख्यान परंपरा का हिंदी में प्रवर्तक माना है? सबने अलग अलग माना है। तो डॉक्टर नगेंद्र और गणपति चंद्रगुप्त ने सूफी का प्रथम कवि या प्रेमाख्यान परंपरा का प्रथम कवि माना है। एक कवि हुए मुल्ला दाऊद, ये रहे मुल्ला दाऊद जो है। मैं चारों विकल्प के बारे में बातचीत करता चल रहा हूं क्योंकि हो सकता है प्रबल संभावना है यहां से प्रश्न आने की। मुल्ला दाऊद जो है इनको प्रथम कवि किसने माना? तो राम कुमार वर्मा ने प्रथम कवि माना। और इनकी जो रचना है कौन सी? चंदायन इनकी रचना है जो 1379 में प्रकाशित हुई थी। इनको सूफी कवि का पहला प्रवर्तक माना राम कुमार वर्मा ने। एक है ईश्वर दास। ये ईश्वर दास को हजारी प्रसाद द्विवेदी ने एचपीडी हजारी प्रसाद द्विवेदी ने ईश्वर दास को प्रेमाख्यान परंपरा का हिंदी में प्रवर्तक प्रथम कवि माना है। अब ईश्वर दास की एक रचना कौन सी है जो बहुत इंपॉर्टेंट है? इनकी रचना है सत्यवती कथा। इसको याद कर, ईश्वर लोग हैं, सत्य के सहारे हमेशा चलते हैं, सत्यवती कथा। और द्विवेदी जी ब्राह्मण है, पूजा करते हैं ईश्वर की, तो हजारी प्रसाद द्विवेदी। ऐसे एक ट्रिक बना के अपने माइंडसेट में रखें जो 1501 की ये रचना है, ठीक है। अब हम आगे चले अगले प्रश्न पे कि अगला प्रश्न क्या कहता है। कबीर की वाणी का संग्रह बीजक कहलाता है, इसके कितने भाग हैं? देखिए कबीर की जो वाणी का संग्रह है उसको बीजक कहा गया है और उसके 3 भाग हैं, ठीक है। कितने? 3 भाग हैं, ठीक, 3 भाग हैं। कौन कौन से हैं? साखी, सबद, रमैनी। साखी, सबद, रमैनी इनके 3 भाग हैं जो बीजक नाम से प्रचलित है। आइए हम अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चले। पद्मावत में पद्मिनी प्रतीक है। जैसे पद्मावत जो रचना है उसको जब आप पढ़ेंगे तो उसमें देखेंगे कि हर एक पात्र किसी न किसी चीज का प्रतीक है। जैसे पद्मिनी जो इसमें है यह परम सत्ता की प्रतीक है। किसकी? परम सत्ता की। राघव चेतन नाम का एक पात्र है इसमें, राघव चेतन, जो शैतान का प्रतीक है। जो इसमें एक पात्र है तोता, वह गुरु का प्रतीक है। इसी तरीके से सभी पात्र किसी न किसी के प्रतीक है। तो जो
यह प्रश्न आया हुआ है कि पद्मिनी किसका प्रतीक है, तो परम सत्ता। आइए अगले प्रश्न पे। सूरदास जी को जीवनोत्सव का कवि किसने कहा है? सूरदास जी को जीवनोत्सव का कवि क्या रामचंद्र शुक्ल ने कहा, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी, महावीर प्रसाद द्विवेदी या फिर मैथिली शरण गुप्त ने कहा? किसने कहा है? तो इसका सही उत्तर है आपका रामचंद्र शुक्ल। रामचंद्र शुक्ल जी ने सूरदास जी को जीवनोपरक का कवि कहा है। अब अगले प्रश्न पे आइए। जिस काव्य पंक्ति में प्रयुक्त किसी एक ही शब्द के एक से अधिक अर्थ हो, उस पंक्ति में अलंकार होता है। देखिए, अब अलंकार से आपके प्रश्न पूछे ही जाएंगे, ठीक है। तो अलंकार कितने होते हैं ये पढ़ना है। उसके बाद शब्दालंकार क्या होता है, अर्थालंकार क्या होता है, शब्दालंकार में कौन कौन से आते हैं, अर्थालंकार में मेन कौन कौन से हैं। बस शब्दालंकार याद कर लेंगे तो अर्थालंकार अपने आप समझ आएगा कि कौन कौन से होते हैं। तो जो इसका उत्तर है वह है श्लेष। देखिए दोस्तों, श्लेष का अर्थ होता है चिपकना। चिपकना मतलब एक शब्द रहे लेकिन उसके उसी में कई सारे अर्थ चिपके हुए हों, ठीक है। तो श्लेष का अर्थ चिपकना होता है और इसका जो जिस काव्य पंक्ति में प्रयुक्त किसी एक ही शब्द के एक से अधिक अर्थ हो उसको हम श्लेष अलंकार कहते हैं, ठीक। अब श्लेष अलंकार जैसे चरण धरन चिंता करत, फिर चितवन चहु ओर, सुबरन को खोजत फिरद, कवि व्यवचारी चोर। जो सुबरन है, जो सच्चे लोग हैं, जो अच्छी बातें हैं, उसको कवि ढूंढता है। सोने को, सुवर्ण का अर्थ होता है सोना, उसको चोर ढूंढता है। इसी तरीके से इसमें लगभग 3 अर्थ हैं। तो एक शब्द के कई सारे अर्थ निकले, वहां श्लेष अलंकार होता है। अब आए हम अगले प्रश्न पे। मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न, हिंदी व्याकरण के प्रश्न है। अन्न को पचाने वाली अग्नि को क्या कहते हैं, ठीक है। तो अन्न को जो पचाने वाली अग्नि को हम जठराग्नि कहते हैं। एकदम इसको याद कर लेना है, जठराग्नि कहते हैं। अन्न को जो पचाए उसको जठराग्नि कहते हैं, ठीक है। वही बड़वाग्नि किसे कहते हैं? बड़वाग्नि कहते हैं कि समुद्र की अग्नि को हम बड़वाग्नि कहते हैं। तथा जंगल की आग लगती है, जंगल की जो आग लगती है उसको हम दावाग्नि कहते हैं। जंगल की आग को हम दावाग्नि कहते हैं, ठीक है। अब आए हम नेक्स्ट प्रश्न पे। नेक्स्ट प्रश्न क्या कहता है? इनमें से कौन सा शुद्ध वाक्य है? सीता ने यह कहा, सीता ने यह कही, सीता यह कही, सीता यह कहा। सब गलत है, बस एक पहला सही जा रहा है कि सीता ने यह कहा, नीतिका ने यह कहा, पूजा ने यह कहा, हेमंत ने यह कहा, विश्वराज ने यह कहा, स्वतंत्र ने यह कहा। यह सही शुद्ध वाक्य होता है। ये नहीं कि हेमंत ने यह कही, सीता ने यह कही, ये सब अशुद्ध है, ठीक है। अब हम आगे बढ़ते हैं। 2-4 प्रश्न ऐसे रहेंगे कि आप ऑटोमेटिक सही करके आएंगे साथियों, ठीक है। लेकिन हमारी लड़ाई उन प्रश्नों से जो दूसरे गलत करके आएंगे और आप सही करके आएंगे। भला मैं क्या कर सकता हूं? वाक्य में भला जो ये है भला, वह शब्द क्या है? क्या वह संज्ञा है? क्या वह सर्वनाम है? क्या वह विशेषण है? क्या यह अव्यय है? किसी नाम, व्यक्ति विशेष के नाम को हम संज्ञा कहते हैं। संज्ञा के जगह पे जिसका प्रयोग हो उसे सर्वनाम कहते हैं। जो संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताए उसे हम विशेषण कहते हैं। अव्यय हम किसे कहते हैं? लिंग, वचन आदि के कारण, विभक्ति के कारण उस शब्द में कोई परिवर्तन नहीं आए तो उसे हम अव्यय कहते हैं। यहां पर जो प्रश्न है कि भला जो शब्द है वह क्या है? संज्ञा है, सर्वनाम है, विशेषण है, अव्यय। तो साथियों यहां कुछ भी रखें आप, यहां कुछ भी रखें, ये वाला चीज ऐसा ही रहेगा, चाहे वो स्त्रीलिंग हो चाहे वो पुल्लिंग हो, कुछ भी। जैसे भला, सीता,
क्या कर सकती है, या फिर भला हेमंत क्या कर सकता है। तो ये भला में कोई परिवर्तन नहीं हुआ। जहां किसी शब्द में कोई परिवर्तन ना हो उसको हम अव्यय कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट आगे चलें। अगला प्रश्न है हमारा कि वर्णिक छंदों में किसका विचार होता है। वर्ण का, मात्रा और वर्ण का, मात्रा का, वर्ण की गुरुता का। तो ये छंद का प्रश्न है दोस्तों। पीजीटी वाले बच्चे छंद थोड़ा सा पढ़ के जाएंगे कि मात्रिक छंद किसे कहते हैं, वर्णिक छंद किसे कहते हैं, ये सब थोड़ा सा पढ़ के जाएं। और मुझे समय मिला तो मैं जरूर आपको पढ़ाऊंगा। तो छंद से प्रश्न है, वर्णिक छंदों में किसका विचार होता है। तो वर्णिक छंदों में वर्णों का विचार होता है। ठीक है साथियों, अब आए हम अगले प्रश्न पे। चूलिका किसका भेद है। तो चूलिका किसका भेद है। प्राकृत का। व्याकरण, धर्म और साहित्य आदि के अनेक आधारों पर प्राकृतों का विभाजन किया गया है। व्याकरणों ने प्राकृतों के अंतर्गत महाराष्ट्री, सौरसेनी, मागधी, पैसाची, चूलिका, चंडाली, टक्की, साबरी और अभ्रंश आदि अनेक विभाषाओं की गणना की है। ठीक है, अब अगले प्रश्न पे आते हैं। राधा गीत गाएगी, वाक्य में काल पहचानिए। देखिए, गाएगी लिखा है, मतलब अभी गाई नहीं है, ये गा नहीं रही है, गाएगी ये बाद में ये काम करेगी। तो ऐसे ही ये भविष्य काल हो गया। क्या हो गया, भविष्य काल। ठीक है, क्योंकि यहां गाएगी लिखा है। अब देखिए, सामान्य भविष्य काल तो ये तो एक हो सकता है। पूर्व वर्तमान काल बिल्कुल नहीं होगा क्योंकि ये भविष्य काल है। सामान्य वर्तमान काल बिल्कुल नहीं, पूर्व भूतकाल बिल्कुल नहीं होगा। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा इसका ये होगा सामान्य भविष्य काल। ठीक है, अब हम देखें कि सामान्य जो भविष्य काल क्या होता है। जब कोई कार्य भविष्य में होने वाला हो लेकिन सामान्य स्थिति में हो तो उसको भविष्य काल। इसका जो नियम होता है वह होता है धातु मतलब क्रिया प्लस गा गे गी, मतलब गाना हो गया, क्या हो गया, क्रिया हो गया। और गाएगी, गाएगा, ये सब चीजें जहां दिखे वहां, जैसे यहां गाएगी है तो वो सामान्य भविष्य काल हो जाएगा। ठीक है, अब आइए अगले पर हम बात करें कि अगला है कि एक ये है सामान्य भूतकाल। जब कोई कार्य समाप्त हो गया हो किंतु यह पता न चले कि वह कार्य जल्दी समाप्त हुआ है या देर से समाप्त हुआ है तो उसे सामान्य भूतकाल कहते हैं। जैसे इसका जो फॉर्मूला है धातु प्लस आ, ए, ई, चुका, चुकी, चुके आदि। जैसे एक इसका उदाहरण मैं देकर बताऊं, आप समझ में आ जाएंगे। रमेश पुस्तक पढ़ चुका, हेमंत खेल चुका, हेमंत पढ़ा चुका, मैंने चाय बनाई, उसने आम खाया। तो ये चीजें जहां आएंगी वह सामान्य भूतकाल होगा। ठीक है, हम अब आगे चले। आचार्य किशोरी दास वाजपेयी के मत से हिंदी में कितने कारक होते हैं। तो आचार्य, देखिए बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, कई बार आया हुआ है। तो आचार्य किशोरी दास वाजपेयी के अनुसार हिंदी के 6 कारक हैं। कितने हैं, 6। ठीक है, और वैसे कितने कारक होते हैं। तो वैसे जो कारक होते हैं वो 8 कारक होते हैं। कितने, 8 कारक। लेकिन आचार्य किशोरी दास ने 6 कारक माना है। 8 कौन कौन से, कर्ता ने, कर्म को, करर से, के द्वारा, संप्रदान को, के लिए, आपादान से लेकिन अलग होने के अर्थ में, संबंध, काके की, रारेरी, नानेनी, अधिकरण, में, पर, के ऊपर, संबोधन, हे, अरे, ओह। यह 8 होते हैं कारक, लेकिन किशोरी दास वाजपेयी ने 6 माना है। ठीक, निम्नलिखित में से एक वाक्य में क्रिया भक्षण करने के अर्थ में प्रयुक्त हुई है। यह वाक्य है, वह हराम का पैसा खाता है, वह जूते खाता है, वह कसम खाता है, वह आम खाता है। भक्षण होने का काम हो रहा है।
क्षण हो रहा है उसका, तो इसमें जो सबसे उपयुक्त उत्तर है वह आम खाता है। ठीक है, अगले पर आए। अगला यह जो है कि क्रम में लगाने वाला प्रश्न है। य र ल व के क्रम में दिया है और पहला और छठा दे दिया है, उसको हमें उपयुक्त रूप से क्रम में लगाना है। ठीक है, जैसे जिस प्रकार दहकना है उसी प्रकार उसके स्वभाव का मनुष्य का धैर्य, अग्नि का धर्म और अंत में पर्याय होना चाहिए। अब इसको सेट करें तो जो सही उत्तर बनेगा वह यह बनेगा कि जिस प्रकार अग्नि का धर्म, रुको बताता हूं, जिस प्रकार अग्नि का धर्म दहकना है उसी प्रकार मनुष्य का धैर्य उसके स्वभाव का पर्याय होना चाहिए। ये इसका सही उत्तर हुआ। तो दोस्तों एक बार प्रश्न ऐसे प्रश्न आए तो पूरे विकल्प को पढ़ना है, उसके बाद अपने बुद्धि क्षमता के अनुसार उसको सेट कर देना है। आइए हम अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न क्या कहता है कि धूसर, धूसर का मतलब होता है गधा। धूसर किसका पर्याय है? अश्व मतलब घोड़ा होता है, मेघ मतलब बादल, अजा मतलब शायद बकरी या बकरा होता है, और गर्दभ मतलब घोड़ा होता है। धूसर किसका पर्याय है? तो गर्दभ का, गधे का पर्याय है। इसका अन्य कौन कौन सा होता है? एक तो गधा हो गया, दूसरा होता है खर हो गया, तीसरा होता है वैशाख नंदन, चौथा होता है रासभ, पांचवा होता है वेशर, फिर अगला होता है चक्रीवान। ये इसका पर्यायवाची हो गया। ठीक है, इसको याद कर ले, नोट कर लेंगे। हम अगले पर चले। हर्ष का विलोम क्या होता है? हर्ष का जो विलोम होता है विषाद होता है। करुणा, करुणा जो है, मैं बताता हूं कि करुणा, करुणा जो है उसका विलोम निष्ठुर होता है। क्या होता है? निष्ठुर। विषाद का होता है हर्ष, क्रोध का होता है शांति कह सकते हैं, शांति कह सकते हैं, और या फिर क्षमा कह सकते हैं। कायरता का होता है वीरता। ठीक, इस तरीके से हम पढ़ेंगे इसको। अगले प्रश्न पे आइए कि जुगुप्सा स्थायी भाव होता है। जुगुप्सा किसका स्थायी भाव होता है? तो विभत्स रस का स्थायी भाव जुगुप्सा होता है। अब वीर रस का स्थायी भाव कौन सा होता है? तो वीर रस का स्थायी भाव होता है उत्साह। ठीक है, रौद्र का होता है क्रोध। क्या? क्रोध। और अद्भुत का होता है आश्चर्य। ये हो गया स्थायी भाव। आइए हम अगले पर चले, अगले प्रश्न पे चले। अगला प्रश्न 73 है कि समास की अधिकता ओज कहलाती है। यह किसका कथन है? समास की अधिकता ओज कहलाती है, यह कथन वामन का है। इसको याद कर लेना है। अगला जो प्रश्न है 74वां, वह जगदीश शब्द का सही संधि होगी। तो देखिए, यह सबसे पहले बात करें, यह व्यंजन संधि है। व्यंजन संधि है। इसका जो संधि विच्छेद होता है जगत प्लस ईश, यह जिसका पहले भाग का अंतिम वर्ण व्यंजन हो तथा दूसरे भाग का पहला वर्ण स्वर या व्यंजन हो तो वह व्यंजन संधि कहलाता है। तो जगत धन ईश इक्वल टू जगदीश। 75वां प्रश्न है कि बड़े बड़ाई ना करे, बड़े न बोले बोल, रहीमन हीरा कब कहे, लाख टके का मोल। रहीम की ये पंक्तियां हैं। रहीम द्वारा लिखित इन पंक्तियों में बड़े शब्द का प्रयोग जिस रूप में हुआ है वह है विशेषण, संज्ञा, सर्वनाम या फिर क्रिया विशेषण।
तो साथियों इसका जो सही उत्तर है, यहां पर जो बड़े शब्द का प्रयोग किया गया है वह एक संज्ञा के रूप में किया गया है। तो इसका जो सही उत्तर है वह है संज्ञा। हम अगले पर बात करें क्वेश्चन पे, यह काम मैं आप कर लूंगा, क्या यह संबंधवाचक सर्वनाम है, निजवाचक सर्वनाम है, निश्चयवाचक है या पुरुषवाचक है? तो जहां बीच में खुद का स्वयं का बोध हो वह निजवाचक सर्वनाम होता है। जैसे निजवाचक सर्वनाम होता है। जैसे इसका उदाहरण होता है आप, स्वयं, मैंने, मैं, अपने आप, ठीक है, अपने आप और खुद आदि। इस तरीके के जो शब्द जहां बीच में आ जाए वह निजवाचक सर्वनाम कहलाता है। अगला है कि उबटन शब्द का तत्सम रूप क्या है? तो उबटन शब्द का तत्सम रूप उदवर्तन है। क्या है? उद्वर्तन है। ठीक, अगले पर चले, सावधान मनुष्य, यदि विज्ञान है तलवार तो इसे दे फेंक, तजकर मोह स्मृति के पार पंक्तियों के रचयिता हैं। ये पंक्तियां हैं किसकी है? या ओज रस के कवि हैं जिनका नाम दिनकर है। दिनकर ओज रस के कवि हैं, उनकी ये पंक्तियां हैं कि सावधान मनुष्य। यह पंक्ति किसकी है? कुरुक्षेत्र। मैंने जब दिनकर को बताया तो यह इनके बाद कुरुक्षेत्र की भी रचना बताई जो बहुत इंपॉर्टेंट है। कुरुक्षेत्र की ये पंक्ति है कि सावधान मनुष्य, यदि विज्ञान है तलवार तो इसे दे फेंक, तजकर मोह स्मृति के पार। ठीक है। 79 नंबर प्रश्न है, हिंदी भाषा में वचन कितने प्रकार के होते हैं? देखिए, हिंदी भाषा में वचन दो प्रकार के होते हैं। पहला होता है एक वचन और दूसरा होता है बहुवचन। ठीक है, लेकिन अगर संस्कृत की बात करें तो वहां तीन हो जाते हैं, एक वचन तो रहेगा, बहुवचन तो रहेगा, एक हो जाता है द्विवचन। ठीक है, नेक्स्ट जो अंतिम प्रश्न है हमारा, मरम वचन जब सीता बोला, पंक्ति का प्रयोग हुआ है कर्म वाच्य, कृत्यवाच्य, गलत वाक्य, भाववाच्य। प्रिय साथियों, जब मैंने ये पढ़ा ये पंक्ति तो आपको भी अनुमान लग गया होगा कि ये पंक्ति कुछ गलत है, क्योंकि यहां बोला नहीं होगा बल्कि बोली। सीता स्त्रीलिंग है इसीलिए बोली, यहां कोई पुल्लिंग होता तो हो सकता था। मरम वचन जब सीता बोली, तो यह क्या है? एक गलत वाक्य है। ठीक है, यह गलत वाक्य है। लगभग 80 प्रश्न हमने यहां पर देखे। 80 प्रश्न को ठीक ढंग से विस्तृत रूप से हमने यहां समझा है। साथियों, ऐसे ही मैं कोशिश करूंगा कि प्रतिदिन आपके लिए 80 प्रश्न लेकर आऊं, लेकिन वो सिर्फ 80 प्रश्न नहीं रहेंगे, बल्कि उस 80 प्रश्न की सहायता से मैं लगभग 500 प्रश्न जोड़ने की कोशिश करूंगा। और आप सभी अब से प्रैक्टिस पेपर स्टार्ट करते हैं। ठीक है, प्रैक्टिस पेपर, और अब तक आपने जो पढ़ा है उसकी रीडिंग लगाना शुरू कर दें। रीडिंग, प्रैक्टिस पेपर लगाया, रीडिंग लगाना शुरू करें। जो बच्चे ईएमआरएस बिहार शिक्षक भर्ती की तैयारी करते हैं उनके लिए मैं बता रहा हूं, आपको एक चीज और करना है कि अब बहुत ज्यादा आचार्य रामचंद्र शुक्ल या बहुत नोट्स नहीं पढ़ना है। जो आपने नोट्स बनाए हैं उसका रिवीजन स्टार्ट कर दे। साथियों, जो बाकी के बचे दिन है उसमें यही करें, आपकी सफलता तय है। निराश नहीं होना है, यह अंतिम समय है। ऐसा जरूर लगता है कि मैंने अभी तक कुछ नहीं पढ़ा, मेरा कुछ तैयार नहीं है, लेकिन भरोसा मानिए, जब आप रीडिंग लगा लेंगे इतने दिन, परीक्षा कक्ष में बैठेंगे, आपके पास 4 विकल्प रहेंगे, तो सही विकल्प पे ऑटोमेटिक आपका उत्तर हो जाएगा। बिना कुछ सोचे समझे आप रीडिंग लगाते रहें और देखते रहें हमारे इस चैनल को, पढ़ाई पाठशाला को। पढ़ाई पाठशाला आप लोगों के लिए बहुत मेहनत कर रही है, बहुत सारे इंटरव्यू भी लेकर आ रही है, जिससे आप लोगों को एक सफल रणनीति मिले, जिससे आप लोग सफलता को तय करें और अपनी मंजिल को तय करें, अपने आप को एक कुशल शिक्षक के रूप में देखें। आप जुड़े हमसे, हमारे चैनल से, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों को भी जोड़ें,
क्योंकि आप जब जुड़ेंगे, आपके कमेंट, आपके लाइक हमारे मनोबल को बढ़ाएगा और हमें और मजबूती मिलेगी इस काम को आगे बढ़ाने के लिए। तो साथियों, और किसी विद्यार्थी का कोई प्रश्न हो, विशेष प्रश्न हो, तो हमारे टेलीग्राम चैनल पढ़ाई पाठशाला से जुड़ सकते हैं आप। टेलीग्राम चैनल, इंस्टाग्राम चैनल का लिंक मैं इसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। और इसी के साथ यह क्लास यहीं मैं समाप्त करता हूं। धन्यवाद साथियों, नमस्कार।